न्यूजीलैंड को एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं थी। उसे यूक्रेन को हथियार देने या रूस से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं थी। इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं था। इसके बजाय न्यूजीलैंड ने पुतिन और उसके साथियों को बड़ा झटका दिया। रूस को वहां चोट पहुंचाई जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। न्यूजीलैंड ने यूक्रेन के लिए जो किया है वो हैरान कर देने वाला है। उसने रूस को बुरी तरह तोड़ दिया है और पुतिन के सामने 3 मोर्चों वाली समस्या खड़ी कर दी है। साइबर अभियान, अवैध भुगतान मार्ग और तीसरे देशों की आपूर्ति श्रृंखलाएं को अभी खेल से बाहर कर दिया गया है। ये यूक्रेन के लिए बड़ी बात है। नई पाबंदियां आ रही है जो न्यूजीलैंड की पिछली पाबंदियों से अलग है। 7 मई को खबर मिली कि न्यूजीलैंड ने लगभग 20 व्यक्तियों और संस्थाओं पर पाबंदियां लगाई जिन्हें रूस के यूक्रेन पर हमले के समर्थन में की गई सबसे नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल बताया गया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स द्वारा घोषित ये पाबंदियां रूस के आक्रमण के लिए पुतिन को सजा देने के तहत देश की 35वीं सजात्मक कार्रवाई है। इस बार मामला केवल सजा तक सीमित नहीं है। ताज़ा पाबंदियां खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ बनाई गई हैं जो साइबर अपराधों और आक्रमण के उन पहलुओं को अंजाम देने में मदद करते हैं जो न्यूजीलैंड द्वारा निशाना बनाए जा रहे व्यक्तियों और संस्थाओं के बिना संभव नहीं होते। साइबर प्लेटफॉर्म संचालक जो रूस के हैकरों और साइबर अपराधियों को मदद करते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वैकल्पिक भुगतान सेवाएं देने वाले भी निशाने पर है जिन्होंने रूस को पारंपरिक भुगतान प्लेटफॉर्म्स की पाबंदियों से बचाया है। न्यूजीलैंड उन तीसरे देशों को भी निशाना बना रहा है जो रूस के लिए बिचौलियों की तरह काम करते हैं, यानी वे पहले खुद कंपोनेंट्स और अन्य उपकरण खरीदते हैं और फिर उन्हें रूस को बेच देते हैं जिन्हें रूस अब सीधे नहीं खरीद सकता। पुतिन को बड़ा झटका लगा। न्यूजीलैंड को गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम न्यूजीलैंड के नए प्रतिबंधों के तीनों लक्षित वर्गों की जांच करेंगे, लेकिन पीटर्स ने बताया कि 20 व्यक्तियों और संस्थाओं को क्यों निशाना बनाया गया जिन्हें सूची में देखकर हैरानी होगी। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग करके रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का समर्थन करते हैं उन्हें असली परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल है। पीटर्स ने घोषणा की और आगे कहा, हम उस भुगतान ढांचे को निशाना बना रहे हैं जिसने रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को संभव बनाया है। यहाँ न्यूजीलैंड उस सैन्य औद्योगिक तंत्र को तोड़ने की भूमिका निभा रहा है जो पुतिन की युद्ध मशीन को संभव बनाता है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के बुरे तत्वों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि देश रूस की आपूर्ति श्रृंखलाओं और प्लेटफॉर्म प्रदाताओं को जड़ से निशाना बनाकर पहले से लागू 2000 से अधिक प्रतिबंधों को आगे बढ़ा रहा है। जहां तक आगे बढ़ने की बात है, न्यूजीलैंड ने हाल के महीनों में अपने प्रतिबंध पैकेजों के साथ काफी तेजी और मजबूती से कदम उठाए हैं। ये सिर्फ फरवरी की बात है जब देश ने रूस और ईरान के 23 व्यक्तियों और 13 कंपनियों को निशाना बनाते हुए एक दौर के प्रतिबंध लागू किए थे। न्यूजीलैंड ने उस मौके का इस्तेमाल पुतिन को तेल के मोर्चे पर घेरने के लिए भी किया क्योंकि उसने यूरोपीय संघ का अनुसरण करते हुए रूसी तेल पर $44.10 की नई मूल्य सीमा तय की। जले पर नमक छिड़कने के लिए न्यूजीलैंड ने फरवरी के उसी दौर में पुतिन के शैडो फ्लीट का हिस्सा रहे 100 जहाजों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। तब जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया वे रूसी खुफिया एजेंसियों के सदस्य, 3 ईरानी नागरिक, एक ड्रोन निर्माण से जुड़ा और गैरेंटेक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के नेता थे। रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए लगातार धन मिलता रहा है। नए प्रतिबंध न्यूजीलैंड के रूसी क्रिप्टो और वित्तीय हेराफेरी पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और इससे अधिक भी करते हैं। इस बिंदु पर आपके मन में सवाल हो सकते हैं, सबसे बड़ा, ये प्रतिबंध क्यों मायने रखते हैं? ये सवाल सही है। कैस्टेलम AI की रिपोर्ट के अनुसार रूस पहले से ही सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है। ऐसे में न्यूजीलैंड के 20 नए प्रतिबंध समुद्र में एक बूंद जैसे हैं। पुतिन, उनके करीबी और रूस की आक्रमण में मदद करने वाले लोग पहले से ही 26,665 प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 23,960 प्रतिबंध यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद लगाए गए हैं। तो फिर 20 और प्रतिबंधों से क्या फर्क पड़ेगा? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि न्यूजीलैंड ने अपने 35वें पैकेज में किसे निशाना बनाया है, क्योंकि यहीं से हम एक बड़ा बदलाव देखना शुरू कर रहे हैं। अब सिर्फ बड़े खिलाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं लग रहे। न्यूजीलैंड अब रूस की यूक्रेन के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध में मदद करने वालों को निशाना बना रहा है। हम साइबर क्राइम प्रतिबंधों से शुरू करेंगे। रूस की यूक्रेन में हथियार
और सेना भेजना चर्चा में रहता है, लेकिन रूस समर्थित साइबर क्राइम समूह ही यूक्रेन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये समूह भले ही विकेंद्रीकृत हों, लेकिन इनका एक ही मकसद है, यूक्रेन को जोड़े रखने वाले साइबर नेटवर्क के पूरे ताने बाने को अस्थिर करना और अंततः नष्ट कर देना। यूक्रेन को एकजुट राष्ट्र बनाने में मदद करने वाली हर चीज को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स सिस्टम हो, राज्य रजिस्ट्रियां हों या ऊर्जा नेटवर्क। ये साइबर अपराधी पुतिन की मदद करते हैं ताकि यूक्रेन के नागरिकों को अंधेरे में रखा जा सके, कई बार सचमुच। और इनका एक दूसरा काम है पश्चिमी देशों में गलत जानकारी फैलाना, जिससे यूक्रेन को अपने साझेदारों से मिलने वाला समर्थन कम हो सके। हमेशा गुमनाम रहकर संदिग्ध साइबर अपराधी छिपे आईपी एड्रेस और ऐसे प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हैं जो कमांड सर्विस तक गुमनाम पहुंच देते हैं। न्यूज स्काई के अनुसार यही वे प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें न्यूजीलैंड निशाना बना रहा है। अगर साइबर अपराधी छिपे रहते हैं तो न्यूजीलैंड उनके प्लेटफॉर्म छीनकर उनका काम मुश्किल करेगा। न्यूजीलैंड रूस की हैकरों को यूक्रेन की वेब प्रणालियों की सुरक्षा भेजने के लिए नए महंगे तरीके खोजने पर मजबूर करता है। जो असफल हैकर है वे कुछ नहीं कर सकते। पिछले 4 सालों से रूस के हैकर जो कर रहे हैं वो यूक्रेन और पश्चिमी देशों दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये साइबर अपराधी पुतिन के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के साथ अचानक नहीं आए। वे इससे काफी पहले से सक्रिय थे। उन्होंने 2014 में रूस के यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक अभियान के दौरान अपनी रणनीतियों को लागू करना और उन्हें बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण पैमाने के आक्रमण से पहले, खासकर जनवरी 2022 में, इन हैकर्स ने न्यूजीलैंड द्वारा प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स से यूक्रेन के अहम बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले किए। तब से रूस का यूक्रेन और सहयोगियों के खिलाफ साइबर युद्ध और तेज हुआ है। अक्सर रूस अपने प्रत्यक्ष सैन्य हमलों के साथ साथ साइबर हमलों को भी अंजाम देता है, जिसमें वह मालवेयर, फिशिंग और सामान्य दुष्प्रचार का इस्तेमाल करता है ताकि उन सिस्टम्स तक पहुंच बनाई जा सके जिन्हें रूस ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर सके। यूक्रेन के पास भी अपनी साइबर योद्धाओं की एक सेना है जो रूस के हैकर्स से बचाव करने के साथ साथ खुद भी साइबर हमले करती है। यूक्रेन की विकेंद्रीकृत आईटी आर्मी हैकर टीम रूस को रोकने के लिए लगातार काम करती है, लेकिन ये काफी नहीं है, जैसा 2026 में यूक्रेन पर रूसी साइबर हमलों की दर से दिखता है। न्यूज स्काई के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम मॉनिटरिंग सेंटर्स ने 2026 की पहली तिमाही में यूक्रेनी संस्थानों पर साइबर हमलों में 2025 की इसी अवधि की तुलना में 34% वृद्धि दर्ज की है। इनमें से अधिकांश हमले खुद रूस से या उन तीसरे देशों से आए हैं जो पुतिन के हैकरों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि रूस एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जो उसके लिए कारगर साबित हो रही है। न्यूजीलैंड के ताज़ा प्रतिबंध इस तरह से बनाए गए हैं कि वे उन उपकरणों को छीन लें जिनका इस्तेमाल रूसी साइबर अपराधी कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन को झेलने वाले साइबर हमलों की संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है जिसे रूसी हैकरों की चिंता करनी पड़ती है। जहां ये मामला वाकई गंभीर हो जाता है वो ये है कि रूस अपने साइबर अपराधों का दायरा बढ़ाकर अब पश्चिमी देशों के बड़े हिस्से को भी शामिल कर रहा है। गहराई में जाने से पहले आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, तो अगर आपको हमारे कंटेंट से कुछ फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर 2014 में यूक्रेन के खिलाफ साइबर अभियान को बीज बोना माना जाए तो वे बीज 2026 में विनाशकारी पौधों में बदल गए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें यह सुझाव दिया गया कि यूक्रेन युद्ध शायद दुनिया का पहला पूर्ण पैमाने पर साइबर युद्ध है जिसे दुनिया ने कभी देखा है। कॉलेज का कहना है कि हैकिंग और साइबर हमले युद्ध में नए नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों में अब पहले से कहीं अधिक समन्वित साइबर अभियान देखे जा रहे हैं। चिंतित लोगों के लिए साइबर युद्ध के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। कॉलेज पेपर के अनुसार पावर ग्रिड, वित्तीय बाजार या सैन्य संचार में बाधा से अराजकता, आर्थिक पतन या बड़े पैमाने पर जान का नुकसान हो सकता है। साइबर हमलों की गति, गुमनामी और वैश्विक पहुंच चिंता बढ़ाती है, क्योंकि ये हमलों के जिम्मेदारों की पहचान करना और समय पर प्रतिक्रिया देना कठिन बनाती है। प्रतिक्रिया में वही सबसे बड़ी कठिनाई है। पश्चिमी देश भी वही महसूस कर रहे हैं
जितना यूक्रेन कर रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन के अनुसार रूस का साइबर अभियान लोकतंत्र के लिए खतरा है। रूस के राज्य समर्थित हैकर्स सोशल मीडिया के जरिए पश्चिमी देशों में गलत जानकारी फैलाते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्थाओं पर भी हमला करते हैं। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काइकालिस ने कहा कि सूचना का क्षेत्र अब भू राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गया है, जिससे असहमत होना कठिन है। नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच की अवधि में किंग्स कॉलेज के अनुसार विदेशी सूचना हेरफेर और हस्तक्षेप या फिमी के 505 अलग अलग मामले सामने आए। ये फिमी घटनाएं, जो लगभग 1.4 प्रतिदिन की दर से हुई, 90 देशों में 322 संगठनों को निशाना बना रही थी। इसमें 68,000 भ्रामक सामग्री के टुकड़े बनाए गए और 25 अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर 38,000 चैनल या अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। फिमी केवल भ्रामक सूचना के क्षेत्र तक सीमित है, फिर भी ये आंकड़े रूस के साइबर अपराध और हाइब्रिड हैकिंग के बड़े पैमाने को दिखाते हैं। पश्चिम, खासकर यूरोपीय संघ के विरुद्ध एक छाया युद्ध चल रहा है। साइबर अपराध बड़ी रणनीतियों का हिस्सा है, जैसे तोड़फोड़ और हवाई क्षेत्र उल्लंघन, जो यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। कैसे? रूस अपनी साइबर रणनीतियों का इस्तेमाल उन देशों को सजा देने के लिए करता है जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं, इस सोच के साथ कि लगातार सजा देने से हालात इतने गंभीर हो जाएंगे कि वे देश यह सोचने लगेंगे कि यूक्रेन का समर्थन करना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। पुतिन चाहते हैं कि उनके हैकर्स इतनी अराजकता फैलाएं कि यूक्रेन के सहयोगी समर्थन वापस ले लें और यूक्रेन असुरक्षित हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। न्यूजीलैंड ने यह साबित किया। तो जहां ये प्रतिबंध अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर जब रूस के साइबर अपराधियों से निपटना हो, वहीं इन प्रतिबंधों से जो संदेश जाता है वो भी उतना ही जरूरी है। न्यूजीलैंड पुतिन को बिना गोली चलाए दिखा रहा है कि रूस उसे यूक्रेन का समर्थन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड उन प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई कर रहा है जो रूस के साइबर अपराधों में मदद करते हैं। इन अपराधों का पैमाना और उन्हें अंजाम देने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे यूक्रेन को सीधे तौर पर सुरक्षा मिलेगी और साथ ही यूक्रेन के सहयोगियों को भी मदद मिलेगी, ताकि पुतिन जिस समर्थन को रोकने के लिए बेताब है वह खत्म न हो। ये सब पुतिन को चुभेगा। उसके साइबर अपराधी अपनी हाइब्रिड जंग जारी रखने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स की तलाश में चिल्ला उठेंगे। लेकिन पुतिन के लिए इससे भी बड़ी समस्या यह है कि न्यूजीलैंड ने भी अपनी पाबंदियों का इस्तेमाल उन भुगतान चैनलों को निशाना बनाने के लिए किया है जिनका इस्तेमाल रूस पाबंदियों से बचने के लिए करता है। न्यूज स्काई के अनुसार न्यूजीलैंड ने रूस को वैकल्पिक भुगतान समाधान देने वाली एक कंपनी को निशाना बनाते हुए प्रतिबंधों का एक पूरा पैकेज तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार इन वैकल्पिक उपायों का उद्देश्य रूस को पारंपरिक बैंकिंग के बाहर अपने निर्यात का भुगतान प्राप्त करना है। इन वैकल्पिक गेटवे से रूस की कमाई सीधे पुतिन की युद्ध मशीन में जाती है, जिससे वह तीसरे देशों से हथियारों के पुर्जे खरीदता है। इन देशों के बारे में जल्द ही जानकारी मिलेगी। यहाँ भुगतान प्लेटफॉर्मों और यूक्रेन में पुतिन द्वारा दी जा रही पीड़ा के बीच सीधा संबंध दिख रहा है। रूस वर्षों से वैकल्पिक भुगतान प्लेटफॉर्मों का ढोल पीट रहा है। उसे ऐसा करना ही पड़ा। पश्चिमी प्रतिबंध रूस को प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री से पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के जरिए पैसा पाने से रोकते हैं। 2017 तक रूस ने वित्तीय संदेशों के लिए SPFS सिस्टम विकसित किया, जो स्विफ्ट का विकल्प था। हकीकत यह है कि यह एक रूस केंद्रित प्लेटफॉर्म है, जिसे AA रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 तक 400 वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। रूस ने वीजा और मास्टरकार्ड के विकल्प के रूप में मीर प्लेटफॉर्म भी बनाया और ब्रिज ई-पेमेंट प्लेटफॉर्म को विकसित करने में काफी संसाधन लगाए हैं। रूस की तरफ से संदेश हमेशा एक जैसा ही रहता है। गैर डॉलर और गैर यूरो लेन देन बढ़ाने की जरूरत है। पुतिन जानते हैं कि पश्चिमी मुद्राएं आसानी से रोकी जा सकती हैं, जबकि रूस जिन मुद्राओं से काम करना चाहता है वे नहीं। मुद्रा के मामले में रूस ने पुतिन के हमले के बाद से क्रिप्टो करेंसी पर काफी निर्भरता दिखाई है। मॉस्को में फेडरेशन टावर है, जिसे फोरेंसिक आर्काइव दुनिया के सबसे उन्नत प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क का ठिकाना बताता है। फोरेंसिक आर्काइव के मुताबिक इस टावर की सामग्री ने रूस को अक्टूबर 2025 तक $200 अरब की आर्थिक मदद दी है, और ये इसलिए संभव हो पाया है
क्योंकि ये प्राइवेसी मिक्सेस के जरिए संदिग्ध क्रिप्टो लेन देन के एक विशाल नेटवर्क को सहारा देता है। रूस मूल रूप से अपने गंदे पैसे को क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जिसे शेल कंपनियों के माध्यम से गुजरते समय अनट्रेसेबल बनाया जा सकता है, ताकि या तो रूस को खुद भुगतान किया जा सके या फिर तीसरे देशों से रूस को जो चाहिए वो खरीदा जा सके। ऐसे क्रिप्टो नेटवर्क्स ने प्रतिबंधों को बेअसर कर दिया और यही वो चीज है जिसका मुकाबला न्यूजीलैंड अपने विशाल 35वें पैकेज के जरिए पुतिन को करारा झटका देकर करना चाहता है। एक प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर न्यूजीलैंड उन सभी लोगों को यह बता देता है जो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रूस से भुगतान करने या भुगतान स्वीकार करने के लिए कर सकते हैं कि वह प्रतिबंधों को दरकिनार करने की अनुमति नहीं देगा। पुतिन को इसकी जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहते कि कोई भी रूस द्वारा भुगतान करने और भुगतान प्राप्त करने के तरीकों पर हमला करे, क्योंकि वह पहले ही रूस को एक आर्थिक काले गड्ढे में ले जा चुके हैं। रॉयटर्स के अनुसार रूस की अर्थव्यवस्था 2026 की पहली तिमाही में 0.3% सिकुड़ गई, जो 2023 के बाद रूस में पहली बार संकुचन देखा गया है। ये केवल एक लक्षण है बड़े आर्थिक संकट का, जिससे जीवन यापन महंगा हुआ और रूसी व्यवसाय कमजोर पड़े, क्योंकि पुतिन ने सारी उम्मीदें सैन्य औद्योगिक क्षेत्र पर लगाईं। अन्य देशों ने दिखाया है कि न्यूजीलैंड का तरीका कारगर है। 2025 में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही प्रतिबंध लगाकर $180 मिलियन से ज्यादा की संपत्तियां फ्रीज की थी। न्यूज स्काई के अनुसार उम्मीद है कि न्यूजीलैंड भी इसी तरह का परिणाम हासिल कर सकेगा। कम से कम रूस के लिए भुगतान का एक और रास्ता बंद हुआ। जितने ज्यादा रास्ते बंद होंगे, रूस की अर्थव्यवस्था पर उतना बुरा असर पड़ेगा। बिना पैसे के पुतिन सैनिकों को मोर्चे पर जरूरी हथियार और उपकरण नहीं दे सकते। आखिरकार तीसरे देशों के अन्य पक्षकार भी हैं जिन पर न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगाए हैं। हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। वे वैकल्पिक भुगतान प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें रूस ने स्थापित किया है, ताकि पुतिन और उनके साथियों को भुगतान कर सके और उनसे भुगतान प्राप्त कर सके। यह भी संभव है कि रूस के पास तीसरे पक्ष के हैकर भी हों जो यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हों। लेकिन इन अब प्रतिबंधित तीसरे देश के व्यक्तियों और संस्थाओं से सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब वे पुतिन को रूस की सेना का समर्थन करने में सक्षम बनाते हैं। उन्हें वे पुर्जे उपलब्ध कराते हैं जिनकी रूस को अपने उपकरण बनाने के लिए जरूरत होती है। यह ऐसे काम करता है। रूस को मिसाइलें और युद्ध उपकरण बनाने के लिए कई सामग्री व पुर्जों की जरूरत होती है। रूस की सैन्य मशीन के लिए दुर्लभ पृथ्वी खनिज, सॉफ्टवेयर और माइक्रोचिप्स बेहद जरूरी है। यही वे उत्पाद हैं जिन पर अन्य देश प्रतिबंध लगाते हैं। इन सामग्रियों को सीधे खरीदने में असमर्थ रूस अक्सर तीसरे देशों पर निर्भर रहता है कि वे इन्हें खरीदे और फिर रूस को बेच दे। तीसरा देश ऊपरी तौर पर अपने लिए खरीदारी करता है, फिर वह रूस को बेच देता है, अक्सर रूस द्वारा उत्पाद के चलन से अधिक दाम देने के प्रलोभन के कारण, जिससे पुतिन प्रतिबंधों से बच निकलते हैं। यहाँ पर वे वैकल्पिक भुगतान प्लेटफॉर्म काम आते हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया है, और ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि रूस के साइबर अपराधी भी इन लेन देन की प्रकृति को छुपाने में शामिल हैं। हमेशा इन तीसरे देशों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सिवाय इसके कि शायद वे लोगों और संस्थाओं के लिए इस तरह के लेन देन को बहुत आसान बना देते हैं। रूस की सप्लाई चेन में शामिल हर देश ईरान और उत्तर कोरिया जैसा नहीं है जो रूस की सीधे मदद करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जो होता है वो ये है कि तीसरे देशों के मुनाफाखोर, चाहे वे व्यक्ति हो या पूरे व्यवसाय, प्रतिबंध लगाने वाले देशों से खरीदते हैं और फिर मुनाफे के लिए आगे बेच देते हैं। इस तरह वे यूक्रेन पर हमले को संभव बनाने वालों में प्रमुख बन जाते हैं। सब कुछ जानबूझकर धुंधला किया गया है। इसमें शेल कंपनियां, गुप्त बेड़े के जहाज, क्रिप्टो करेंसी शामिल हैं। अपनी 35वीं पैकेज की बाकी पाबंदियों की तरह न्यूजीलैंड सीधे स्रोत पर वार कर रहा है। प्रतिबंधित व्यक्ति और संस्थाएं रूस के तीसरे देशों के व्यापार नेटवर्क से जुड़ी हैं। न्यूजीलैंड जिन पर प्रतिबंध लगा रहा है उनकी जेब पर सीधे वार कर रहा है, और मकसद भी यही है। अगर रूस को बेचकर ज्यादा पैसा कमाना प्रोत्साहन है, तो प्रतिबंधों के जरिए उससे भी ज्यादा पैसा छीन लेना रूस के तीसरे देश के मददगारों को हटा देने के लिए काफी होगा। ये सब रूस के लिए रास्ते बंद करने के बारे में है। सिर्फ एक कलम चलाने और जनता के सामने एक सूखी सी घोषणा करने से
न्यूजीलैंड ने रूस की साइबर शाखा, उसकी वित्तीय नेटवर्क और उस जटिल और छायादार सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया है जिसे उसने पूरी दुनिया में बनाया है। पुतिन को बड़ा झटका लगा है। अब न्यूजीलैंड शायद अगले उन व्यक्तियों और संस्थाओं की तलाश कर रहा है जिन पर वह प्रतिबंध लगा सके। न्यूजीलैंड ने पुतिन को चोट पहुंचाने के लिए गोली नहीं चलाई, जबकि कई देश यूक्रेन को सक्रिय समर्थन दे रहे हैं। स्वीडन भी उनमें शामिल है। यूक्रेन को ओडिन के जादुई भाले गोमनीर की मदद मिली है, जो अब रूस की सेनाओं को तबाह कर रहा है। हमारा वीडियो देखें और जानें गोमनीर क्या है, व यूक्रेन के लिए इसकी अहमियत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप जान सके यूक्रेन के सहयोगी पुतिन के खिलाफ क्या कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।